नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस YouTube चैनल पर एंट्री गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है और आज का हमारा 5वां पार्ट है। ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। इसमें हमने लगभग 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। लगभग हर पार्ट में 30 क्वेश्चन लगभग कराए हमने। तो 30 का मतलब हो गया कि आपके लगभग 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आज भी हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं, एग्जाम में कैसे समय बचाते हैं। यही हम इसके पिछले चारों पार्ट में हमने बताया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप एक एक पार्ट कर देख लीजिए। वहां पर हमने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो आपको कहीं किताब में नहीं मिलने वाली, वो हमारी खुद की बनाई हुई चीजें हैं। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, शॉर्टकट कैसे हम एग्जाम में लगाएंगे और कैसे समय बचाएंगे। तो आज की क्लास में भी हम वही चीज सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज और आप थोड़ा सा ये रखिए, देखिए अभी हमारा जो ये डिजिटल बोर्ड जो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया था इसमें, जिसको रिप्लेसमेंट कराया है तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया। आज वीडियो इस वजह से लेट आई है। हम कोशिश ये कर रहे थे कि लगभग आपका वीडियो लगभग 6 के आसपास आ जाए, क्योंकि 4 बजे हम घर ही पहुंचते हैं। उसके बाद वीडियो बनाना होता है, तो उसके बाद समय मिलता है। तो लगभग 6-7 तो हमारा ऐसे ही बच गया इंस्टॉलेशन में ही। उसके बाद पीपीटी कंप्लीट किया, उसके बाद वीडियो अब बनना है, तो वीडियो इसी वजह से लेट हो रही है। तो हम भी समझ रहे हैं कि जरूरत सबसे ज्यादा आप लोगों की, क्योंकि समय आ चुका है तैयारी का और समय बहुत कम बचा है। लगभग 73 डेज बचे हुए हैं। तो समय कम है तो तैयारी तो करनी है। हमें समझ में आ रहा है आपको वीडियो बहुत ज्यादा जरूरत है और हर टॉपिक आपको चाहिए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे पीपीटी हम एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं, अपने मित्रों से भी हमने कह दिया कि बना दीजिए, क्योंकि जरूरत है हमें। तो वहां से भी बन रही है पीपीटी। वो पीपीटी कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां से वीडियो फिर आपको रफ्तार से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अलजेब्रा का है। ये 5वां पार्ट है। चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा हो, देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, अल्फा और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा n, ये हमारे पास इस समीकरण के रूट हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है। 1/अल्फा 1, 1/अल्फा 2, 1/अल्फा 3, इन सबका योग करना है, यानी इनका सबका रेसिप्रोकल कर जोड़ कर दिया गया है यहाँ पर। यानी ये जितने भी हमारे पास ये रूट थे इस समीकरण के, इनको रेसिप्रोकल कर दिया गया है, उनको सबको सम करना है। तो इसका क्या तरीका होता है, क्वेश्चन ये जानते हो, ये मात्र आपका ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड का, इससे ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे करें, डायरेक्ट इसका आंसर है। यानी यहाँ पे देखो, x को 1/x से रिप्लेस कर दोगे, जो समीकरण बनेगा उसके रूट जो होते हैं वो जस्ट उलट जाते हैं। यानी इसका 1/अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा 2 हो जाएगा, 1/अल्फा 3 हो जाएगा, 1/अल्फा n हो जाएगा। तो यानी कि x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे पास नया समीकरण बनेगा उसके मूल जो है जो भी होंगे वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी रेसिप्रोकल हो जाते हैं, एक प्रकार से ऐसा समझो। तो उनका योगफल निकालने का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो भी आपको नहीं समझना है तो डायरेक्ट इसका क्या करना है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, सीधे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है -p(n)-1/pn, यानी इसका सीधे सीधे ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सारे क्वेश्चन इसके पिछले भी पार्ट में करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसका पिछला पार्ट 4 पार्ट में, वहां 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे हमने वहां पे कराए थे। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको तरीका सीखना है एक एक क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच हम लगाते हैं। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, 2 उम्मीदवारों ने प्रश्न x² + px + q लिखा है। मार्कर है, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 उम्मीदवारों ने प्रश्न x² + px + q = 0 को हल करने का प्रयास किया है। एक ने p को गलत मान के साथ शुरू किया है और उसे मूल -1 और -9 मिला, जबकि दूसरे ने q के गलत मान के साथ शुरू किया है, उसे मूल 2 और 8 मिला है। सही मूल का पता लगाइए। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, पहले आप ये समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारे पास समीकरण दे रखा हुआ है x² + px + q = 0, ये हमारे पास कोई दो घात समीकरण दे रखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से देखना, जो हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन ये मात्र 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन हम आपको दिखाते कैसे। बताओ यहाँ पे क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि एक ने, यानी कि यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, एक ने गलती किया है, p की जगह पर गलत मान ले लिया। p की जगह क्या किया, गलत मान ले लिया, यानी कि यहां पर वैल्यू उसने गलत चूज कर ली।
ये मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है। समझ में आया? ये पहला जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट 2 है। पहले कैंडिडेट ने गलती किया कि इस p के मान को गलत ले लिया है और उसको हल भी कर डाला है। तो हल कर डाला है तो उसके मान क्या क्या निकाला उसने, यानी पहला अभ्यर्थी है, यानी फर्स्ट अभ्यर्थी है, q का मान, यहाँ p का मान गलत ले लिया है। तो एक बात बताओ हमको जरा, इसका मान अगर गलत ले लिया है तो यहाँ पर कोई वैल्यू ले लिया होगा उल्टा सीधा, और यहाँ पर ये वैल्यू तो नहीं लिया, बाकी सब चीज सेम रखा उसने। जो पहला अभ्यर्थी था उसने क्या किया कि ये जो p की वैल्यू है उसने कुछ चेंज कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पर आप कोई वैल्यू p डैश ले लो, ठीक है, हम कोई नया वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ p की जगह p डैश कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है, यहाँ डैश लगाया है। सोचना जरा, उस व्यक्ति ने यहाँ पर x का कॉफिशिएंट उसने बदल दिया, गलती कर दिया, उससे मिस्टेक हो गई। जब मिस्टेक हो गई तो उसके पास जो आंसर निकल रहे तो वो क्या निकले। इस स्थिति में उसने जो आंसर निकाला उसने दो मूल निकाला। कौन कौन से निकाला? -1 और -1 और -9, ये निकाला दोनों। यहां तक आपको समझ में आई बात? गलती उसने किया कौन सी? x का कॉफिशिएंट बदल दिया तो आंसर उसके -1 और -9 आए हल करने पर इस गलत वाले समीकरण के। लेकिन एक बात हमको बताना जरा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, उसने क्यों नहीं बदला, उसने क्यू को नहीं बदला, यानी क्यू सही था उसका, यानी कि कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं बदला था। तो एक बात बताओ, अगर ये तो हमारा ओरिजिनल समीकरण, हमारा जो क्वेश्चन में ओरिजिनल, इन्होंने कहा है कि हमें सही मूल का पता लगाना, तो सही मूल का पता एक लाइन में लग जाएगा। देखो कैसे लगेगा। अब हमको एक बात बताओ, इसमें इसका जो मूलों का जो गुणनफल होगा वो क्या आएगा? इसके मूलों का गुणनफल, इसके मूलों का गुणनफल आएगा, मूलों का गुणनफल जो आएगा तो यहां पर आएगा कांस्टेंट टर्म अपान में, कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा यहां से, ठीक है। यहां से आएगा कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से आ जाएगा q अपान में 1 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है, क्लियर है। यहां से बताओ, यहां से सोचो, इसके हिसाब से क्या आएगा मूलों का गुणनफल, यहां से क्या आएगा मूलों का गुणनफल, यहां पर तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से भी q/1 आएगा कि नहीं आएगा? आप ये बताओ। क्लियर है? तो यहां से मूलों का गुणनफल q आ रहा है और यहां से भी मूलों का गुणनफल q आ रहा है। एक बात ये समझो, x का गुणांक उसने गलती किया है तो इसका मतलब है दोनों समीकरण भले गलत बना दिए हैं, ये वाला गलत आ गया है, लेकिन जो मूलों का गुणनफल इसका होगा वही मूलों का गुणनफल इसका होगा। अब आप बताओ इसका मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है? 1, 9 और 1 का गुणा करो, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि वो वैल्यू 9 आएगी, यहां से भी 9 आएगा। बात समझ में आई? तो मूलों का गुणनफल 9 आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल जो समीकरण था उसमें मूलों का गुणनफल 9 आ रहा है, और जो उसने फेक कर दिया, उसने गलती कर दिया, वहां से भी मूलों का गुणनफल 9 आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों की गलती नहीं किया था? अब आप बताओ, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 और 9, 8 और 9, -1 और 2 और 2 और -9, इन चारों में बताओ किसका गुणनफल 9 आ रहा है? पहला आंसर सीधे सीधे दिख रहा है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? DSSB 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन था, बस इतना समझना था आपको। जो हम यहाँ बताना चाह रहे थे वो आपको समझने में थोड़ा सा समय लगा हो, जरूर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था ही नहीं। बस आपको क्या समझना था, उसने क्यों की गलती किया, उसने क्या किया? क्यों की गलती किया, तो इसका मतलब है उसके मूलों का गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल्य के गुण, भाई क्यों गलती किया? तो p की जगह पे उसने p यानी x कोएफिशिएंट उसने गलत ले लिया है, तो जो उसके गलत लेने पर जो मूल आए हैं तो आया है -1 और -9 आया है। क्लियर है? तो यहां से इसका मतलब है कि मूलों का गुणनफल जो यहां से आएगा, इससे वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन का मूलों का गुणनफल होगा सेम होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। हमने आपको दिखाया कैसे कैसे, ठीक है? समझ में आया? यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास, देखिए यहां पर देखिए, जबकि दूसरे ने क्यों गलत मान के साथ शुरू किया, थोड़ा सा ये सोचना। ये तो हमने आपको ये दिखाया कि p का हिसाब से अगर क्वेश्चन को हल करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन जबकि अगर दूसरे ने अगर क्यू के मान गलत कर दिया तो उसके साथ शुरू किया तो उसके मूल आ गए 2 और 8। समझना जरा इस क्वेश्चन को देखो, हम आप ये चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पकड़ना सीखो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पर दूसरा केस दिया है तो उसका अगर इस्तेमाल करना होता तो क्या करते?
इस बार जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या गलती कर रहा है, ध्यान देना, उसने क्या गलती किया है, यानी हमारे पास जो समीकरण था एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू था, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू बराबर, इस बार दूसरे वाले ने गलती किया है क्यू की जगह पर। किसने गलती किया है, क्यू की जगह गलत ले लिया है। तो अब आप हमको जरा बताना, जैसे इसमें मूलों का गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां पर एक बात बताओ, जो उसने गलती करेगा तो यानी px नहीं बदलेगा, q की जगह पर q डैश हम कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बोलो यहां तक समझ में आई। उसने q की जगह q डैश ले लिया, बराबर 0 कर दिया। तो इससे जो मूल निकलेंगे और इससे जो मूल निकलेंगे, मूलों का योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां से जो मूलों का योगफल आएगा वही मूलों का योगफल यहां से आएगा। तो बोलो यहां से, यहां इस देखो इसने गलत किया है, तो गलती करने पे उसके मूल आए थे 2 और 8, क्या थे 2 और 8 आए थे। तो यानी कि अब इन दोनों का जो मूलों का योगफल आएगा क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। तो जो हमारा ओरिजिनल समीकरण था उसके जो मूल होंगे ओरिजिनल, उसका भी जोड़ 10 आएगा। तो आप चारों ऑप्शन में ढूंढो किसका जोड़ 10 है, 1 और 9 का जोड़ 10 है। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे इधर से कान पकड़ो और चाहे उधर से कान पकड़ो, दोनों से आंसर आपका आना है। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। क्वेश्चन को करना कैसे था, देखिए एक चीज तो आप ये समझ लो, ये क्वेश्चन अगर आप मेरा वीडियो लगातार आप अगर देख रहे हो तो ये क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन बन गया होगा, आपको सीधे समझ में आ गया होगा। ये 1/α1, 1/α2, 1/α3 एंड सो ऑन 1/αn, इसका मान निकालना है। तो डायरेक्ट इसका तरीका क्या होगा कि x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर क्या बन जाएगा n, क्या बन जाएगा x की पावर n, और यहां बन जाएगा x की पावर n-1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा x की पावर n और यहां बन जाएगा x की पावर n-1। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो हमारा नया समीकरण बनेगा, ध्यान देना इस चीज को, जो नया समीकरण बनेगा x, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये चीज हम मन में वहां देख रहे हैं, हमको दिख रहा है कि यानी कि x की पावर n का गुणांक यहाँ pn आ चुका है और x की पावर n-1 का गुणांक आ गया pn-1 आ चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। आप इसको देखो यहाँ पर कैसे x को 1/x से रिप्लेस किया, डायरेक्ट आप देखो यहाँ से बोलो इसका pn x की पावर n हो गया प्लस pn-1 x की पावर n-1, ये तो हो जाएगा। आगे अगर ध्यान दो तो n है, फिर n-1 है, फिर आगे हो जाएगा n-2 x की पावर n-2 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में वैल्यू क्या मिलेगी उसके बारे में आप बताइए। यहाँ पर देखो जैसे ही x की पावर n से भाग करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ n है, फिर यहाँ n-1 है। जैसे ही 1/x करोगे तो यानी यहाँ पे जैसे 1/x करोगे तो 1/x की पावर n-1 हो जाएगा, यानी एक टर्म बचेगा, यहाँ पर एक पद बच जाएगा यहाँ से, यानी x बचेगा, यानी यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ से बचेगा p1 इंटू में x बचेगा। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। यहाँ पावर दोनों सेम है, जो पावर नीचे रहेगी वही पावर ऊपर रहेगी। तो ये हमारा नया समीकरण बन गया, ये हमारा नया समीकरण बन गया। तो ध्यान देना, इसके मूल है α1, α2, α3 एंड सो ऑन αn, ये तो है इसके रूट, इसके मूल, ये इसके मूल है। तो जरा बताना इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल हो जाएंगे 1/α1, 1/α2, 1/α3 एंड सो ऑन 1/αn। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे की थ्योरी यही है कि x को जब भी हम 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल समीकरण है उसके जो भी मूल होंगे उसके जस्ट रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यानी इसके α1, α2, α3, αn थे, तो इसके 1/α1 इस वाले के 1/α1, 1/α2, 1/α3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनको जोड़ना, यानी कि इसके इस समीकरण के मूलों का योगफल निकालने के बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, ये 1/n हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आप याद कैसे करते हो। यानी यहाँ देखो -1 की पावर यहाँ पे 1 लेना है, आप ऊपर क्या करेंगे x की पावर, देखो ध्यान दो कैसे किया जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, सिंगल एलिमेंट लिया तो -1 की पावर 1, तो यहाँ पे x की पावर n है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे x की पावर n का गुणांक, हाईएस्ट पावर का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं तो n में एक कम कर देंगे तो x की पावर n-1 का गुणांक लिखेंगे।
गुणांक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लिखेंगे तो यहाँ पर आप बताओ, ये तो -1 हो गया, इसको -1 हो जाए, माइनस हो जाएगा, कोई मतलब x पावर n मान गुणांक कितना है यहाँ से, ये Pn-1 लिखा है, Pn-1 अपान में बोलो x की पावर n का गुणांक क्या हो गया, Pn बोलो, Pn। सीधे सीधे ए इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। हमने शुरू में ही बोला था, अगर इसको रटना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा ऐसे करना है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन रखना नहीं है, x 1/x, बस समझना है। यहाँ पे x की पावर n हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर n हो जाएगा, और यहाँ n-1 हो जाएगा। अब इसका मूलों का योगफल निकालेंगे तो मतलब 1/α1, 1/α2, 1/α3 का योगफल निकालना हुआ। तो आपको पता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n हो जाएगा, तो ये Pn अपान Pn हो जाएगा। तो ये Pn-1 अपान Pn हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ में आ जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। तो सोचना कैसे क्वेश्चन में, ये आपको समझना है। ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसके पीछे की थ्योरी समझिए, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं इनको नोट करते चलिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है। ध्यान दो इस क्वेश्चन को। ये क्या बोला गया है, 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² की वैल्यू पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है? पूछी गई है ना, पूछी गई है। तो एक काम करो ना, इसका देखो ये जो हमारा समीकरण है, इसके अगर मूल हमें 1/α, 1/β, 1/γ बनाना, तो x को 1/x से रिप्लेस कर देना है। तो x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से, तो डायरेक्ट बोलो ये हो जाएगा x³। यहाँ क्या बचेगा 2x², और यहाँ क्या बचेगा प्लस का x, और यहाँ बचेगा प्लस का 1। डायरेक्ट लिखना सीखिए, ये हमने 1/x से रिप्लेस कर दिया है। तो इसके मूल होंगे, इसका मूल है अल्फा बीटा गामा, तो इसके मूल हो जाएंगे 1/α, 1/β, 1/γ हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, ध्यान देना इस चीज को, इसको ध्यान देना, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना मतलब इसका सबका स्क्वायर करने के बराबर है, सबका स्क्वायर करने के बराबर है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट इसको समझो एक प्रकार से ऐसा समझो, इसको ऐसे समझो, हमें निकालना है α² प्लस β² प्लस γ²। समझ में आया? या डैश कर लो इसका, समझ में आपको आ रहा है। अल्फा डैश की वैल्यू क्या है 1/α, बीटा डैश की वैल्यू क्या है 1/β, और गामा डैश की वैल्यू क्या है 1/γ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो यहाँ पर इसका मतलब है इसके, अब ये इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आपको निकालना हमने सिखाया। अगर आपको आता हो तो अल्फा, यहाँ से देखो अल्फा डैश, यहाँ ध्यान देना, अल्फा डैश का होल स्क्वायर प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर प्लस गामा डैश का होल स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू डायरेक्ट अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश का होल स्क्वायर माइनस का, यहाँ से माइनस का 2 इन ब्रैकेट में अल्फा डैश बीटा डैश प्लस बीटा डैश गामा डैश प्लस गामा डैश अल्फा डैश। ठीक है, डायरेक्ट ये चीज कर सकते हो। अगर ये चीज कर सकते हो तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इसके बाद का आंसर एक लाइन का है। बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालना मतलब इसके मूलों का योगफल, सीधे -b/a यानी माइनस का 2/1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, सीधे 1 वैल्यू रख देंगे। तो ये 2 दूनी 4 माइनस का 2, सीधे 2 आंसर आ रहा है, कहीं दिख रहा है, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं? कैसे क्वेश्चन को करना है, सिर्फ x को 1/x से रिप्लेस कर दिया है, बस इतना। देखो ये आपको समझ में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन नहीं है। बस इसके बाद आपको समझना था ये अल्फा, ये डैश वैश लिखने की जरूरत नहीं, समझना ये है कि इसका समझो, ये जैसे 1/, देखो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जब आपने इसको लिखा तो यानी 1/α², 1/β², 1/γ², इसके तो एक तो 1/α, 1/β, 1/γ हो चुके हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका स्क्वायर का मतलब हमें α², β² प्लस γ² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये चीज बराबर हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का
होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे लिख लेंगे। अब बाकी इसकी वैल्यू आपको पता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे, माइनस का 2, और ये वैल्यू सीधे यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से 1 और ये 1, ये एक वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू सीधे 2 आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, 1/x से रिप्लेस कर दे तो आंसर हो जाता। नहीं तो जानते हो क्या है, इसकी वैल्यू क्या करते, ये थोड़ा सा फिर बड़ा बनता चला जाता। कैसे? क्योंकि 1 इसको ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर यहाँ से करोगे बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, है ना, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हल करने के लिए फिर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो इसमें हो जाएगा समय बर्बाद। लेकिन अगर आपने इसको 1/x से रिप्लेस कर दिया तो देखो एक लाइन का आंसर है। सिर्फ आपकी मेहनत इतनी है कि 1/x से रिप्लेस करना आना चाहिए। क्लियर है? ये यूपीपीएससी प्री 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं कहां से पूछा गया है, हमें इसकी वैरायटी से मतलब है क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं। ये हमारा थ्योरी पर क्वेश्चन का था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, लिखा है x बराबर 6 के लिए बहुपद x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मान बराबर है। तो यानी मान निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या लिखा, 6 लिखा है, x बराबर 6 लिखा, तो इसमें x बराबर 6 रखना है। लेकिन रखना नहीं है कि पता चला कि तुमने रखा, इसमें हल करना शुरू कर दिया। तो आपको यह सोचना है कि यहाँ पर अगर 6 होता तो x घात 3 कॉमन लेते तो x माइनस 6 होता, जैसे 6 रखते 0 आ जाता। ऐसे सोच सकते थे कि नहीं, तो बोलो, बात समझ में आई? तो यहां पर देखो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, x की घात 4 लिखा और माइनस का यहां लिख रहे हैं 6x की घात 3। क्लियर है? ये हमने इकट्ठा कर दिया। तो प्लस का x घात, प्लस का यहां से देखो प्लस का x घात 3 बचेगा, नहीं बचेगा, प्लस का x घात 3 कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लिखा, 5x स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम 6x स्क्वायर लिखे दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने माइनस x स्क्वायर एक्स्ट्रा दिया तो प्लस x स्क्वायर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। क्लियर है? प्लस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस 5x है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6x लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का x दे देंगे, तो प्लस x और ये प्लस 2। अब आप हमको एक बात बताओ, यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 0, यहाँ 6 रखेंगे तो 0, यहाँ 6 रखेंगे 0, सीधे सीधे x प्लस 2 से वैल्यू निकालेंगे। यानी 6 रखने पर ये 6 2 8 हो जाता, सीधे सीधे इसका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को हल करना था आपको समझ में आया होगा। ये वैल्यू सीधे 0 हो रहा है। देखो यहाँ से x क्यूब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 6 फैक्टर बनना है, इसमें रखो 6, 0 हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आई आपको? ये वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी। वैसे यहाँ पर सोचिए जरा, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर सोचिए, यहाँ क्या लिखा है, अगर x स्क्वायर कॉमन लें तो x माइनस 6 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे x बराबर 6 रखें तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, यहाँ पे x बराबर 6 ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, काम खत्म। सीधे x प्लस 2 आ रहा है, तो 6 और 2 हमारा 8 आंसर हो गया। कैसे क्वेश्चन को करना था वो हमने आपको समझाया। बाकी रख करके 6 की घात 4 निकालो, फिर 6 की घात 3 निकालो, फिर 2 निकालो, फिर तो हो गया समय बर्बाद, है ना। तो ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन में, थोड़ी सी तो आप अप्रोच लगाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर बराबर 0। यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं। हैव ए कॉमन रूट देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर अदर रूट आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को कैसे करोगे आप सोचो, क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो एक बात आप ये समझ लो, इसका कॉमन रूट क्या होगा, इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन रूट क्या होगा। एक काम करो, दोनों को दे दो, घटा दो, दोनों को घटा दो। दोनों घटाने से क्या बेनिफिट मिलेगा इसको आप समझो। दोनों घटाने से क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो दोनों घटाओ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और यहां से p और x वाला देखो, x कॉमन ले तो p माइनस क्यू बचा कि नहीं बचा, p माइनस क्यू बचा, और बाहर क्या लगा है, x लगा है, लिख लिया। इन दोनों को ध्यान दो, यहां अगर ये घटेंगे तो यहां से देखो हमें p माइनस चाहिए तो यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहां से भी p माइनस क्यू, और बाहर ये r बराबर 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, ये बचा भैया x माइनस r बचा, बराबर 0 आ गया। x बराबर यहाँ से r वैल्यू आ रही है, तो दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है r आ चुका है। दोनों का कॉमन सोल्यूशन
क्लियर है? इतना इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब आपके पास कोई यहाँ कोई दिक्कत करने वाली चीज नहीं बची, यानी आर दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। तो एक चीज आप हमको ये बताओ, एक चीज बताओ कि यहां से अगर हम आपसे कहें इसमें अगर आर की वैल्यू इसमें रख, देखो एक चीज आप समझो, एक चीज और समझो, यहां से अगर मूलों का गुणनफल निकालें इस वाले से मूलों का गुणनफल निकालें तो एक ले लेते हैं अल्फा, दूसरा लेते हैं बीटा। देखो एक तरीका और ऐसे सोचो, ये हो गया क्यू आर, ठीक है, और उस वाले से करो, उस वाले से करो तो मान लेते हैं समान रूट अल्फा हो गया और दूसरा रूट हो गया हम गामा ले लेते हैं। देखो दोनों का समान वैल्यू क्या लिया है? अल्फा, दोनों का जो कॉमन रूट था, तो वहां से आएगा पी आर, क्या आएगा? पी आर आएगा। तो यहां से आप हमको एक बात बताओ, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है अल्फा, यहां पर अल्फा की जगह पर क्या दिख रहा? क्योंकि दोनों का हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, तो दोनों में जो कॉमन था उसको हमने अल्फा मान लिया, तो अल्फा बीटा बराबर क्यू आर और अल्फा गामा बराबर पी आर कर दिया। तो अल्फा की वैल्यू कंपेयर करो तो यहां से दोनों को जब कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है? आर मिल रही है कि नहीं? तो आप हमें ये बताओ ना, आर अगर मिल रही है और यहां से जो आर आया है दोनों में सेम वैल्यू आई है कि डिफरेंट वैल्यू आई है? तो यहां से भी कान पकड़ो तो भी हमारा कॉमन रूट क्या निकल रहा है? आर निकल रहा है, और इधर से कान पकड़ो तो भी हमारा कॉमन रूट आर मिल रहा है। तो एक बात हमको बताना, अगर अल्फा की वैल्यू आर है तो इसका मतलब है इसका जो अदर रूट है वो बीटा बराबर क्या होगा? वो क्यू हो जाएगा, और यहां से गामा बराबर हो जाएगा पी। बोलो डायरेक्ट ये बात हजम हुई कि नहीं हुई? हजम हो गई। यानी बीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? क्यू वैल्यू आ जाएगी, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हो, यहां से क्लियर है यहां से, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब, और क्वेश्चन में बोला क्या क्या था? तब इनके शेष मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शेष मूल हमारे कौन कौन से निकल आए? Q और P निकल आया है। तो इनका जो योगफल है और गुणनफल है तो दोनों निकालना है। तो देखो गुणनफल तो डायरेक्ट यहां से क्या दिख रहा है? Q और P दिख रहा है। गुणनफल क्या दिख रहा है इन दोनों का? इन दोनों का गुणनफल जो दिख रहा है, गुणनफल जो दिख रहा है वो QP दिख रहा है। इसका मतलब जहां जहां QP हो या PQ होगा वही हमारा आंसर होगा। यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इन दोनों में आंसर दे, दोनों हटा दो, ठीक है। क्रमशः लिखा है तो इसका मतलब पहले वाला योगफल होगा, दूसरा वाला गुणनफल। तो हमारा डाउट है ए और बी पर, ए और बी पर। तो सोचना, अच्छा एक बताओ योगफल यहां से क्या निकलेगा? योगफल क्या निकलेगा? योगफल निकलेगा P प्लस क्यू निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन इसमें P प्लस क्यू नहीं लिखा है, यहाँ माइनस आर लिखा है, यहाँ प्लस आर लिखा है। तो इसका मतलब P प्लस क्यू की वैल्यू हमें आर के टर्म में निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं वो हम निकाल लेते हैं पुट करके। क्या पुट करेंगे? जब हमारा कॉमन रूट आर आया है, देखो, तो इसका मतलब आर इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो रखो भैया, यहां से आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया पी आर हो गया, और ये हो गया क्यू आर, ठीक है। पूरे समीकरण को आर से भाग कर दो भैया, तो आ गया P प्लस क्यू बराबर 0। तो बोलो यहां से P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई है? माइनस आर आई है। और यहां से योगफल आया था P प्लस क्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस आर आई है। तो यानी हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाता है। तो मूलों का योगफल माइनस आर होगा और गुणनफल PQ होगा। क्वेश्चन को कैसे करना था वो हमने आपको समझाया, ठीक है। तरीके बहुत सारे थे, सोचने का तरीका है, आप क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। यूपीपीएससी प्री 2002 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। ये केस जब भी आपको देखे जाए एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा बराबर होते हैं। तो k की वैल्यू 5, यानी कि हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। होता ये कैसे है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1 अपान अल्फा होगा। इसका मतलब है कि मूलों का गुणनफल 1 अल्फा और 1 अपान अल्फा बराबर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल 1 आ जाएगा, और जो कि बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी k बटे 5। इसको गुणा करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से आंसर हमारा k की वैल्यू 5 आ गई है। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी दम नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। ये छठा क्वेश्चन था, ये यूपीपीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन था। देखो कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस बंदे को ये पता होगा कि जब कभी भी देखो ये जब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हो
तो इतनी सब चीजें आप सोचते हो कि ये सब कितनी चीजें हम याद करेंगे। जब तैयारी कर रहे होते तो उस समय ये सब चीजें बहुत तेजी से याद होती है। प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर उड़ा दोगे। रेसिप्रोकल है रूट एक दूसरे के, तो k बराबर 5 होगा, यानी कांस्टेंट और x स्क्वायर का गुणांक हमेशा बराबर होगा। ये रटना है आपको, क्योंकि आपको अगर ये रटा तो क्वेश्चन देखते ही आप k की वैल्यू 5 उड़ा के चले आओगे। आपका मात्र 3-4 सेकंड के अंदर का आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में जो समय लगेगा, बाकी आंसर निकालने में समय नहीं लगेगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, द इक्वेशन x क्यूब प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। फिर लिखा है x की घात 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लिखा है। यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हुए हैं। हैव ए कॉमन रूट देन वैल्यू ऑफ as। देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें x बराबर 1 इसका कॉमन रूट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? 1 रखोगे तो देखो 1 प्लस a प्लस 1 बराबर 0, यहां से देखो 1 प्लस a प्लस 1 बराबर 0। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? दोनों समीकरण एक बन जा रहे हैं। जैसे इसमें 1 रखो तो ये 1 प्लस a प्लस 1 देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी 1 प्लस a प्लस 1 आ रहा है, दोनों जवाब सेम आ रहा है, तो इसमें 1 रख दो भैया, आंसर इसका निकल आएगा a प्लस 1 ये बराबर 0। बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। सीधे सीधे इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज नहीं थी, एकदम आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर मिलाओ तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होंगे। देखो आपको नंबर ऑफ वैरायटीज आपको लगाना है, ये हम चाह रहे हैं आप क्वेश्चन को समझो कैसे क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 आर इन एपी। याद करो, अगर रूट एपी में हो तो कौन कौन से मूल मानते हैं? a माइनस डी, a और a प्लस डी मानते हैं कि नहीं? बोलो, यहां तक समझ में आई बात आपको? अगर यहां तक आपको समझ में आ गई है तो अब आप क्या करना है, तीनों का योगफल करेंगे, लिखेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। क्लियर है? क्लियर है? इन तीनों का योगफल किसके बराबर होगा? 3a के बराबर होगा। इन तीनों का योगफल किसके बराबर? 3a के बराबर होगा। और ये चीज किसके बराबर होगी? ये चीज किसके बराबर होगी? मूलों का योगफल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 से 3 काटा। a की वैल्यू बोलो क्या आ गई? a की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। a की वैल्यू, अब आपसे यहाँ पूछा गया वन ऑफ द रूट, यानी उनमें से कौन एक रूट बताना है। तो यहाँ पर a हमारा रूट ही तो है और a की वैल्यू हमने 1/2 मानी है, तो सीधे सीधे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाता है। ये पेन उठाने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। डायरेक्ट अगर करते तो 3a बराबर 3/2, 3 काटा 1/2 आंसर डायरेक्ट। ये तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बाकी इस तरह का क्वेश्चन दिखता है, दिखता ही उड़ा दो कि एपी में है तो योगफल 3 होता है। 3a बराबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? विषम घात बहुपदी समीकरण के क्या होंगे? देखो ऑड पावर वाला जितना भी हमारा होगा बहुपदी, जहां पर विषम घात बोला, ऑड पावर बोला है, तो ऑड पावर में देखो एक चीज आप समझ लो, एक चीज ध्यान दो कि जो हमारा जो भी हमारा पॉलिनोमियल समीकरण होगा, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगा, यानी जो भी समीकरण होगा, उसके हल जो होते हैं वो अगर कॉन्जुगेट में होते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में है तो कॉन्जुगेट में जरूर होंगे। जैसे अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा। ये कब होता है? जब सारे कोएफिशिएंट हमारे रियल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहले सब सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। यहाँ लिखा है नो रियल रूट्स। क्या लिखा है? नो रियल रूट्स, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये तो भाई ये तो गलत बोल रहे हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऑड पावर वाला है ना। तो ऑड पावर अगर 3 पावर है, 3 पावर अगर मान लीजिए सपोज करिए पावर हमारी 3 है, समझना इस चीज को, पावर अगर हमारी 3 है तो हमारा रूट जो कॉम्प्लेक्स वाला होगा वो कॉन्जुगेट में चलता है। यानी कि इसमें कॉन्जुगेट में होंगे तो यानी एक अल्फा प्लस बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा होगा। तो यानी कि इसमें से हम अगर कहें कि तीनों रूट कॉम्प्लेक्स में होंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 रूट जो होंगे तो वो एक दूसरे के पेयर में होंगे, यानी a प्लस आई भी होगा तो एक होगा a माइनस आई भी होगा। लेकिन जो तीसरा वाला रूट होगा वो पक्का रियल होगा। क्या होगा? 100% रियल होगा। क्यों होगा रियल? क्योंकि अगर वो भैया काल्पनिक हो गया
तो इसका कॉन्जुगेट भी होने के लिए इसका मतलब फिर 4 रूट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3 घात का है तो 3 से ज्यादा रूट ही नहीं होंगे। तो समझ में आया नहीं आया? तो ऑड पावर वाले में पेयर वाइज अगर ढूंढो तो जितने पेयर वाले बन जाएंगे वो पेयर बन जाएंगे, जो सिंगल बचेगा वो हमारा रियल होना ही पड़ेगा, उसको 100% रियल होना पड़ेगा, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओगे आप, ठीक है। तो बात समझ में आ रही ना यहाँ पे? यानी अगर 5 हो जाएंगे तो दो हमारे दो यानी पहला और दूसरा दो हमारे पेयर में चल जाएंगे, यानी 2 इसके सोल्यूशन 2 इसके सोल्यूशन, और जो पांचवा अगर 5 होते हैं तो 5, यहाँ 4 न लिखो, यहाँ 5 लिखो, तो जो हमारा पांचवा वाला होगा यानी 2 चले जाएंगे हमारे कॉन्जुगेट में चले जाएंगे, और अगले 2 हमारे अगले कॉन्जुगेट में चले जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, और जो हमारा पांचवा बचेगा वो हमारा सिंगल बचेगा, वो रियल होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है ओनली 1 रियल रूट्स, तो ये भी सही नहीं है। ओनली 1 रियल रूट, तो ऐसा यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 रियल रूट, ये संभव है, क्योंकि ओनली 1 रियल रूट ऐसा नहीं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो वहां पर एक हो सकता है, सारे रियल भी तो हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा एटलीस्ट 1 रियल, कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। तो ये बात तो सत्य है कि कम से कम एक मूल को वास्तविक होना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा सारे भी हो सकते हैं, ये चीज आपको समझनी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बोला गया था ऑड पावर वाले, ठीक है। अगर यहाँ इवन होता तो फिर यहाँ पॉसिबल हो सकता था कि सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएं, एक भी हमारा रियल ना हो तो संभव हो सकता था, क्योंकि 4 है तो 2 पेयर में आपके चल जाएंगे, ठीक है। 2 अलग चले जाएंगे, 2 अलग चले जाएंगे, 4 मिल जाएंगे हमारे, तो ऐसा होगा, ठीक है। ये नवा क्वेश्चन बस थ्योरी पर आधारित था, ये DSSB TGT परीक्षा 2014 का क्वेश्चन था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला, इसमें टिक किस पे करेंगे? ए पे करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन, x³ - 18x - 35 = 0 के मूल हैं। क्या लिखा है इसमें? इसके मूल है, देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, याद करो क्यूबिक इक्वेशन कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। इसका अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है, अगर इसका फैक्टर पता करना हो तो 35 का जो गुणनखंड होता है उसको इसमें रखते हैं और पता करते हैं 0 आएगा कि नहीं। तो 35 से गुणनफल 5 दिख रहा है, 5 7 35, 5 रख के देखो भैया, ये 50 25 पंचे 125 हो गया, ये 18 पंचे 90 और 90 35 हो गया 125, और 125 कट गया, इसका मतलब 5 इसका गुणनखंड बनेगा कि नहीं? 5 इसका रूट बनेगा तो x - 5 इसका गुणनखंड बनेगा। तो x - 5 गुणनखंड बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कर रहे हैं, x³ लिखा और माइनस का यहाँ पे 25 करने के लिए आपको यहाँ से 25 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 25x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x² - 25 हो जाएगा, तो x - 5 x + 5 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो 25 लिख दिया यहाँ से। अब ध्यान देना, आगे ध्यान देना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब यहाँ 25 लिख दिया, यहाँ 18 है, तो यहाँ से आपको कितना बढ़ा दिया हमने इसमें से, तो 25 5 7, यहाँ से 7x कर दो, 7x कर दो, ये 35 हो गया, बराबर 0 हो गया। यहाँ से देखा जाए तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x + 5 और ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। और यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो x - 5 हो गया। इतना समझ में आया? तो x + 5 ले लो, यहाँ से x - 5 कॉमन होगा, यहाँ से x - 5 ले लो कॉमन, ठीक है। और जैसे x - 5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x से गुणा कर दो, यहाँ से x² + 5x और यहाँ से प्लस का 7। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 5। क्या आ रही है? x की वैल्यू 5। एक तो रियल रूट आ चुका है, तो सोचो इसमें जो इन्होंने बोला था सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो हमारा आंसर C खत्म हो चुका था। ये तो आंसर उसी समय खत्म हो गया था जब आपने ढूंढ लिया था x = 5 इसका हल होगा, क्योंकि 5 आपका क्या है? रियल है। तो इन्होंने जो बोला कि इस सभी हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया ना? और यहाँ लिखा है एक वास्तविक 2 संयुग्मी, ये सारी चीजें बाद में समझ में आएगी जब आप इसको पढ़ोगे। ये क्या लिखा है आप इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। यहाँ लिखा है x² और ये प्लस का 5x + 7 बराबर क्या लिखा? 0। इसको अगर हल करोगे तो यहाँ से रूट कैसे निकालोगे? हल करने की जरूरत नहीं, बस आप इसका d बताओ। b² - 4ac 25 - 4ac, तो 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस का 3 हो जाएगा, <0। इसका मतलब है इसके रूट आपके इमेजिनरी होंगे, क्योंकि डी नेगेटिव तो रूट इमेजिनरी, इसका मतलब है, और रूट इमेजिनरी तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होंगे, यानी सम्मिश्र संयोगी होंगे। यानी एक मूल तो वास्तविक आ चुका, 2 मूल हमारे सम्मिश्र संयोगी होंगे, तो आंसर हमारा सीधे सीधे डी आंसर दिख रहा है, ठीक है। समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन कैसे किया गया, बस एक रूट पकड़ लिया, वहां से कर लिया। देखो अगर आप चाहते तो शुरू में ए को भी काट सकते थे, ए भी आपका आंसर ना होता, क्योंकि वास्तविक और समान लिखा है, सारे मूल समान हो जाएंगे तो जानते हो कैसा फैक्टर बन जाएगा, तो ऐसा जैसे x-4 का होल क्यूब बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ पहला भी 4, दूसरा भी 4 और तीसरा भी 4 ऐसा होगा। तो इसको आप खोलोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab करोगे, ब्रैकेट में a माइनस बी करोगे तो आपका एक टर्म एक्स स्क्वायर वाला मिलेगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला आंसर नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर बी और डी बचता। अगर तुक्का लगाने की बात करोगे तो हम इन दोनों ऑप्शन पर नहीं लगाएंगे, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 बराबर 0 लिखा है आर, ठीक है। यहां पर इसको हल करना है, कैसे करेंगे सोचो जरा, सोचो यहां पर इसके हिसाब से मूलों का योगफल क्या आएगा। योगफल आपका शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि मूलों का योगफल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो 0 हो गया। तो आप बताओ चारों में आंसर में बताओ किसका जोड़ शून्य होगा। 3 रूट दिए हैं, तो आप पहले तो देखो रूट वाला हटाओ, नंबर किसमें 0 होगा जोड़ने पे। देखो यहाँ से -3 ये नंबर तो कटेगा नहीं, यहाँ से ये माइनस का 3 ये हो गया क्या, माइनस का 6 और ये प्लस का 6 कट गया, ये तो सब कट जाएंगे, और ये प्लस का 2√3 और ये -√3 कट गया, सीधे सी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी हम वो आंसर उठा लेंगे जिसमें मूलों का योगफल शून्य होगा। और आप देखिए यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ से देखो ये तो दोनों कट गए, यानी यहाँ 6 बच गया, तो 6 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा बी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब देखो 3 से 3 यहाँ भी कट गया, यहाँ से भी 6 बच रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से -3 -6 यहाँ से -12 आ रहा है, ये भी हमारा 0 नहीं होगा, डी आंसर भी हमारा नहीं होगा, यानी सी आंसर करेक्ट होगा। राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको समझाना चाह रहे थे, ये 11वां क्वेश्चन था आज का। क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है 2x की घात 4 लिखा है प्लस k x की घात 3 लिखा है माइनस का 75 k लिखा है, इस डिवाइडेड बाई x से भाग किया जाए तो याद रखो, जैसे अगर हमारे पास कोई पाइनोमियल हो, कोई बहुपद हो, या है ना, ऐसा समझो, यानी हमारे पास एक पाइनोमियल fx, इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, x माइनस एल्फा से। मान लीजिए अगर इसको डिवाइड किया जाए x माइनस एल्फा से, तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर थ्योरम से अगर इसका जो होता है वो f अल्फा हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कक्षा 9 की चीज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, कक्षा 9 की चीज है, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या किससे डिवाइड किया, x से डिवाइड किया, यानी x माइनस 0 से डिवाइड किया गया किसको, fx को, तो इसका मतलब है f0 की वैल्यू, यानी इसका रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा, f0 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा, समझ में आया। तो यानी f0 रिमाइंडर होगा, इसका मतलब है रिमाइंडर यहाँ कितना दिया 150, और इसमें 0 रख देंगे तो वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी। तो आप पहले बताओ f0 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 माइनस का 75 के आया है, और ये माइनस का 75 के भैया रिमाइंडर क्या दिया है यहाँ पर 150 कर दो, 150 कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 150 बटे 75, ये 25 ये 75, और इसको कितनी बार जाएगा 25 4 6 बार, ठीक है। और फिर 3 से काट देंगे, तो 2 सीधे कट रहा, तो 2 से 3 दूनी 6 माइनस का 2, इसका आंसर आ गया के की वैल्यू -2, आंसर आ गया। बोलो कौन सा आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन था। कैसे करना था, ये रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी दम नहीं थी, बस आपको रूल पता होने चाहिए तो क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। gx लिखा है और f ऑफ gx लिखा है, ठीक है, अच्छा है। हमसे पूछा गया fx, तो एक देखो यहाँ पे fx में gx रख दिया गया है, तो ये आया है। तो अब आप सोचो इस fx में किसमें gx रखें, इस fx में gx रखें और वैल्यू हमारा वही आ जाए। तो देखो हमारा इसमें अगर हम fx रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा 1 प्लस रूट x आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो a हो ही नहीं सकता है। अब रही बात b की, तो 2 प्लस एक्स, देखो 2 प्लस एक्स लिखा है, तो यहाँ पर जब x की जगह पर आप जो है gx रखोगे तो 1 प्लस रूट एक्स, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट एक्स। तो अभी भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब b भी खत्म हो चुका है। इसको देख लो और इसको देख लो, किसमें हमारा मैच कर सकता है,
देखो हमें 3 चाहिए तो यहाँ देखो 2 दिख रहा है साथ साथ में। एक काम करो इसमें रख के देखो, इसमें रख के तो 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर की जगह पर gx रख दो, gx का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दो, 2a भी कर दो। देखो यहां से आ गया 3 भैया, और ये x प्लस 2 रूट एक्स, मिलाओ आंसर। x देखो 3 दिख रहा है, ये दिखा x दिख रहा है, x दिख रहा है, 2 रूट x दिख रहा है, सीधे सीधे आंसर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। ये यूपी पीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन को किया, सिर्फ रख करके चेक कर लिया, आंसर हमारा आ चुका है। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx आर पॉजिटिव देन इक्वेशन fx डज नॉट हैव। एक चीज बताओ, यहाँ पर इसका आंसर सीधे सीधे सी होगा। जैसे सपोज करो fx बराबर है कोई भी हमारा कोई भी समीकरण, बोलो कोई भी समीकरण जिसमें कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव होने चाहिए ना। जैसे हम ले लें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब आप एक बात बताओ, क्या इसका कभी भी यानी कि कोएफिशिएंट अगर पॉलिनोमियल fx हैं के सारे पॉजिटिव हैं तो इक्वेशन fx यानी इसको बराबर 0 कर दो। क्या कर दो, इसको 0 कर दो। अब आप बताओ हमको, इसको 0 करने के लिए क्या कोई भी x का कोई ऐसा धनात्मक मान है जो इसमें रखें और इसका मान 0 हो जाए? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो सारे टर्म में तो पॉजिटिव लिखे हुए हैं, पॉजिटिव लिखे, और इसमें जब भी x की वैल्यू धनात्मक रखोगे तो सारे टर्म ये इन सब का जो जोड़ होगा वो 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? वो कभी 0 हो ही नहीं सकता है भाई। समझ में आ रही ना? जैसे यहाँ लिख दें 10x की घात 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर धनात्मक कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू कभी 0 आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव लिखे हैं, और x की वैल्यू धनात्मक रखोगे तो वैल्यू प्लस में ही तो मिलेगी, तो वो कभी 0 नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कोएफिशिएंट आपके सारे के सारे कोएफिशिएंट जो फंक्शन के हैं अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो इस फंक्शन का क्या नहीं हो सकता है, पॉजिटिव रूट नहीं हो सकता। लेकिन 4 ऑप्शन में ये हो सकता है। जैसे रिपीटेड रूट हो सकता है। रिपीटेड का मतलब है ये ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐसा कर दो तो यहां से आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से -2 और -2 आ रहा है, तो दोनों रिपीटेड रूट हो रहे हैं ना। तो यानी ये वाला देखो संभव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पूछ रहे हैं डज नॉट हैव, कौन सा ऐसा नहीं होगा, तो हमारा ये नहीं होगा। यानी कि यहाँ देखो रिपीटेड रूट हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो रही है। निगेटिव रूट दोनों हो, देखो निगेटिव भी हमारे हो रहे हैं। इमेजिनरी रूट बनाना चाहो तो इमेजिनरी बना सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो इसका इमेजिनरी रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है। ये यूपी पीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रूट नहीं होगा जब ये शर्त होगी आपको, ठीक है। तो ये थ्योरी वाला था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। लिखा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इन ब्रैकेट में m प्लस 1 बराबर 0 लिखा है आर रियल देन, ठीक है। इसके रूट रियल हैं, तो रूट रियल होने की शर्त क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट करो भैया, तो यहाँ से कर देंगे 16 माइनस का 4ac, a की वैल्यू यहाँ से m है और c की वैल्यू यहाँ से लिखा है m प्लस 1 और बाहर यहाँ 2 लगा दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4 दूनी 8 है, 8 से भाग कर दो पूरे में, 8 से भाग कर दो तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m से गुणा कर दिया अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पूरे को माइनस से गुणा कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो m प्लस 2 और ये m माइनस 1 हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। डायरेक्ट इसको हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, उसके बाद आप वे भी कर बना लीजिए। इसका क्या रूल होता है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट -2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो -2 और ये 1, और इसके बाद आपको पता ही है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर लेस का सिंबल लगा है, लास्ट में लेस आर इक्वल लगा, तो हमें नेगेटिव वाला एरिया लेना है, यानी m की वैल्यू जो है -2 से लेकर के और 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर होगा m की वैल्यू -2 या 2 से बड़ी, यहाँ देखो एक यहाँ दिखा, बीच में और लगा है, और नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों के बीच की वैल्यू रखनी है, यानी m का मान -2 या 2 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा, तो हमारा सी आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसमें आपको 100% कंफ्यूजन होगा। ये आंसर जानते हो कब होता है, ये आंसर तब होता जब -2 से इंफिनिटी और यूनियन -∞ से ये 2 होता,
तब ये आंसर हमारा सही होता। तो ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन वाला मामला है, इन दोनों का कॉमन एरिया ढूंढना है, ये चीज एंड लगाना है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन माना, यानी कि यहाँ से -2 से, यानी यहाँ से देखो -2 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये -इन्फिनिटी से 1, तो इन दोनों का कॉमन एरिया आपका यही मिलना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो ये हमारा यूपी पीसीएस पीरियड 2001 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे करना था वो हम आपको बताए हैं, ठीक है। ये आपको शर्त याद रखना, d > 0, इनइक्वालिटी भी आ गई, इसमें कंडीशन भी आ गई है, फैक्टराइजेशन भी आ गया, वेवी कर्व भी आ गया है, और क्वेश्चन को समझना। देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है, लिखा है x³ - 2x² - 2x + 1 लिखा है। ये क्यूबिक है, कक्षा 9 का क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का क्या लिखा है, नो कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट, 2 कॉमन रूट और 3 कॉमन रूट। देखते हैं, पहले आप देखो पहला समीकरण क्या लिखा है, ध्यान दो, ये जो यहाँ समीकरण लिखा हुआ है, ये इसको ध्यान दो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें x बराबर क्या रखा जाए कि ये वैल्यू 0 आ जाए। अगर देखो जहां 1 का फैक्टर 1 और -1 होगा, तो 1 रखने पर तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये -4 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कभी 0 नहीं होगा। -1 रख के देखो, तो -1 रखेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा ये आपका -1, ये -3 और प्लस का 3 0 हो जाएगा, यानी -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो जाएगा x + 1। क्या हो जाएगा, x + 1, इसका फैक्टर हो जाएगा x + 1। तो यानी कि x + 1, यानी कि यहाँ से x + 1 लिख लो, फैक्टराइजेशन यहाँ से करो, x³ लिखा है तो यहाँ से x² लिख सकते हो, x³ हो जाएगा, यहाँ से प्लस का x² हो गया, और यहाँ से 2x हो जाएगा, 2x², तो यहाँ -x² करोगे तो यहाँ से माइनस का 3x² होगा, तो इसको डायरेक्ट लिखो -3x, यहाँ लिखो x - 1। यह तरीका होता है क्वेश्चन को ऐसे तोड़ने का। अब फिर आगे लिखोगे प्लस का 3x हो जाएगा, तो प्लस का 3x करोगे, है ना, तो यहाँ से करना पड़ेगा आपको माइनस, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ प्लस करो, क्योंकि x + 1 फैक्टर चल रहा है ना, तो इसको करेंगे तो यहाँ से माइनस का 3x हो जाएगा, तो प्लस का 3x करना पड़ेगा, तो प्लस का 3x करोगे तो यहाँ से प्लस का x बचेगा, तो x + 1 यहाँ से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करना है, पूरे से x + 1 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x² - 3x + 1। बात समझ में आई, यहाँ से a इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यहाँ से हल जो निकलेगा x बराबर -1 निकलेगा। क्या निकलेगा, -1। तो एक तो -1 आ चुका था, अगर चाहो तो इसमें रख के देखो, x बराबर -1 रखो, यहाँ 1 -1 रखो, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 2, ये कभी 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब -1 इसका कॉमन रूट है नहीं। तो एक तो हो गया, अब हमारा 2 फैक्टर, इसका फैक्टर बचा x² - 3x + 1 बराबर 0। इसको अगर हल करेंगे सीधाचार से, तो ये हो जाएगा 3 + अंडर रूट b² यानी 9 -4ac, 4 × 1 × 1 / 2 × 1, ठीक है। ये 3 प्लस माइनस का ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 और 2, क्लियर है, x बराबर, ठीक है। तो इसका यहाँ से 2 रूट ये है, तो हमारे पास जो समीकरण क्या लिखा है, x की घात 4, x की घात क्या लिखा है 4, और माइनस का क्या लिखा है 7, x की घात 2 प्लस का 1 बराबर 0। आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा है 3 ± √5/2, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे 2 है। आप सोचो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो पावर 4 करोगे, यहाँ 2 करोगे, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट में लिखा हुआ है, ये रूट में रखने पे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला लो, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका दोनों रूट नहीं करेंगे, इसका मतलब इसके तीनों रूट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी उभयनिष्ठ सोल्यूशन नहीं होगा, इसका नो कॉमन रूट आ जाएगा सीधे आंसर। यानी यूपी पीसीएस पीरियड 2002 का क्वेश्चन था, ये 16वां क्वेश्चन आज का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अल्फा बीटा आर द रियल नंबर्स, ठीक है, बीटा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा माइनस आई बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन वन ऑफ द रूट क्या होगा, इन चारों में कौन सा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक अल्फा प्लस बीटा है, आई बीटा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये पहला रूट और ये दूसरा, हमने उसका कॉन्जुगेट लिख लिया। तीसरा रूट हम ले लेते हैं यहाँ पे, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं, क्या ले लें, यहाँ पे पी भी तो नहीं लिखा है, यहाँ पे ले लेते हैं यम। तीसरा रूट हमने यम मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया एम। कैसे लिखा, ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया था, और ये इसका कॉन्जुगेट हमने बगल में लिख दिया, क्योंकि अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा इसका दूसरा हो जाएगा। प्लस का एम क्या लिख दिया है, एक तीसरा रूट हमने मान लिया अपनी तरफ से एम,
तो आप बताओ इन तीनों का योगफल क्या होगा? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस का क्यू अपॉन 1, यानी माइनस का क्यू आ जाएगा। इसको हल करो भैया, आई बीटा कट गया, 2 अल्फा आ गया, m बराबर क्या आ गया? माइनस का 2 अल्फा माइनस का क्यू। तो यानी कि तीसरा रूट हमारे पास निकल आया -2 अल्फा माइनस क्यू। आंसर मिलाओ, सीधे सीधे आंसर इसका सी करेक्ट हो रहा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, यूपी पीसीएस 2007 का क्वेश्चन था। कैसे करना था वो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपको ये रिजल्ट भैया याद है तो क्वेश्चन ये एक लाइन का है। आप बताना जरा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, देखो होता तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, तो वो वाला नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि सारे सूत्र बन जाएं। तो अल्फा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर -3, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही तो हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी वैल्यू रख देंगे। तो देखो यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो 3 जाएगा गुणे में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिलेगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस आर मिलेगा। तो ये वैल्यू हमने माइनस आर लिख दी, इसको उधर भेज दिया। प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा? यहाँ से माइनस का पी मिलेगा, तो यहाँ से माइनस का पी रख दिया, ठीक है, इन ब्रैकेट। ये तो वैल्यू आपकी माइनस पी का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर हो जाएगी, -3 इसकी वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी क्यू आ जाएगी, तो सीधे यहाँ पे क्यू रख दिया, अंदर हल कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये आपकी पी क्यूब माइनस पी क्यूब यानी कि माइनस का 3r माइनस का पी क्यूब और ये माइनस माइनस का +3 पी क्यू आंसर आ गया। मिलाओ भैया, जहां पर 3 पी क्यू दिख रहा है, 3 पी क्यू कहां? 3 पी क्यू तो तीनों में है, माइनस पी क्यू कहां? यहाँ भी है, इसमें तो माइनस पी क्यूब नहीं है ना, इन दोनों में माइनस पी क्यूब नहीं, हटा दो, इन दोनों में दिख रहा है। तो यहां से पी क्यूब ये माइनस का 3r, ये आंसर ए करेक्ट हो रहा है सीधे सीधे। इस वाले में मत टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर देखो पी क्यूब है माइनस का क्यू क्यूब नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। ये यूपी पीसीएस पीरियड 2003 का क्वेश्चन था, आपको ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये रिजल्ट याद करना है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0 लिखा है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स एम एक्स प्लस एन का एक मूल होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन याद करो, x का कोएफिशिएंट l है, यहाँ m है, यहाँ कांस्टेंट टर्म m है, यहाँ l है, दोनों आपस में चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा x बराबर 1 कॉमन सोल्यूशन जरूर होता है। जैसे ही रखोगे यहाँ आएगा 1 प्लस l प्लस m आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस l प्लस m आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 1 रखने पे 1 प्लस m प्लस l बराबर 0। तो देखो दोनों समीकरण सेम, तो x बराबर 1 दोनों का कॉमन सोल्यूशन हुआ। हमसे पूछा क्या गया था l प्लस m, जैसे ही l प्लस m निकालेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, 1 उधर भेज देंगे, आंसर सीधे बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम रद्दी क्वेश्चन, यूपी पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2, इसका पूछा गया है वास्तविक मूलों की संख्या 4 होगी भैया। कैसे? क्योंकि यहाँ -3 लिखा है, इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, बड़ा आसान है। इसका देखो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो मॉड एक्स का होल स्क्वायर, हम बता चुके हैं इसके पहले भी, और यानी 3 और मॉड एक्स प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ पर ये कैसे लिखा? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर होता है मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। भाई किसी नंबर का स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर करो या उसका मॉड को लेकर के स्क्वायर करो, वैल्यू तो सेम आना है, इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करो। तो मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 1 0, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? बस इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई हुई। मॉड एक्स बराबर 2 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, मॉड एक्स बराबर 1 एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो 2 2 4 हो गए, सीधे आंसर आ गया। बाकी करने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो आप भैया लिखो, समय बर्बाद करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से प्लस माइनस 2 आया, यहाँ से मॉड एक्स बराबर 1 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 2 4, आंसर सीधे डी निकल आया। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को करना है। 20वां क्वेश्चन था आज का। 21वां क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, इसका डायरेक्ट बोलो। ये क्वेश्चन अभी शुरुआत में क्वेश्चन इस तरह का पड़ा था, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये चीज हम लिख रहे हैं। बाकी अगर क्वेश्चन करना होता डायरेक्ट मन में हमको पता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी चाहिए, यहां से क्या मिलेगा क्यू बाई माइनस क्यू बाई पी, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्स्ट ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी आर बाई पी, क्या हो जाएगा आर बाई पी। तो एलसीएम ले लो यहां से एलसीएम ले लो तो ये हो गया पी स्क्वायर, यहां से हो गया क्यू स्क्वायर, ये 2rp आ जाएगा। तो आंसर मिलाओ, पी स्क्वायर किसके नीचे दिख रहा है, देखो यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, 2rp यहाँ है, 2rp यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो आंसर बी करेक्ट हो जा रहा है। तो क्रॉस जरूर कर लेना, नहीं तो पता चला कि झटके में लगा करके ए पे चले आओ, आपको चेक जरूर कर लेना है। मिस्टेक होती है, हमसे भी मिस्टेक हुई थी पेपर में, आपसे भी हो सकती है, तो क्वेश्चन एक बार क्रॉस कर लीजिएगा जब एक जैसा दिखे, तो ऐसा नहीं कि आप ये दोनों मिला लिए बस आप बढ़ गए आगे, एक बार क्रॉस कर लो कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आंसर ऐसा हो, ठीक है। तो ये हमारा 21वां क्वेश्चन था। चलिए अगला, ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन हम इसके पहले भी करा चुके हैं, बस ये है यूपी पीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो यानी कि 5 की पावर x और 5 की पावर माइनस x का अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों का जोड़ प्लस बाई 2 ना। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है, बस यही प्रॉपर्टी लगाना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका दोनों को निकालेंगे तो 5 की पावर x गुणे 5 की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, तो ये हो गया। तो यहां से ध्यान दो, ये 5 की पावर x और ये 5 की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो ये 5 की पावर 0 यानी 1 ही तो हो जाएगी। देखो यहाँ 5 घात x और माइनस x 5 घात 0 यानी 1, और ये 2 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि इसका मान 2 या 2 से बड़ा आ चुका, और ये बराबर किसके है साइन के, साइन e की पावर x के। ये चीज किसके बराबर हो गई 2 या 2 से बड़ी। अब एक बात बताओ, साइन का मान जो होता है, साइन का जो मान होता है, ठीक है, वो किसके किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 होती है। और ये कह रहे हैं भैया कि इसका मान 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही जब 1 होती है तो इसका मतलब है x का ऐसा कोई मान नहीं होगा जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 या 2 से बड़ा, और इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू 1 है। बात समझ में आई। ये कह रहे हैं इसका मान 2 या 2 से बड़ा, इसका मान देखो 2 या 2 से बड़ा, और ये कह रहे हैं इसका मान 1 से छोटा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, दोनों का कॉमन सोल्यूशन मिलेगा ही, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन था आज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम करा चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने तरीका बताया था कि अल्फा बीटा गामा लिखा है, इसमें देखो चारों में देखो ध्यान दो, इसमें एक एक चीज मिस है, अल्फा बीटा गामा, तो इसमें डेल्टा मिस है। देखो 4 रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसमें आपके 4 रूट हैं, तो एक जो मिस है उसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा अल्फा, ध्यान दो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो हमने जोड़ा वही घटा देंगे तो माइनस डेल्टा कर देंगे। यहां से क्या आएगा अल्फा बीटा गामा माइनस क्या कर देंगे, यहां से क्या देखिए बीटा इसमें नहीं था तो बीटा माइनस कर दिया। यहां से बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस का डेल्टा, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक छूट गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी यहाँ लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना, देखो यहाँ से देखो अल्फा बीटा गामा आ चुका है, यहाँ गामा रह गया ना इसमें, तो माइनस का गामा कर देंगे। यहाँ से बोलो, यहाँ से भी कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, माइनस का क्या करेंगे, जो तीनों में नहीं होगा, यहाँ अल्फा नहीं तो अल्फा माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना, देखो आप सोचो यहाँ अल्फा माइनस हुआ, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, यहाँ डेल्टा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू निकाल लो, इस तीनों की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से वैल्यू निकालोगे अल्फा बीटा, देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ही नहीं,
वो 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 1 यानी सीधे वैल्यू 0। इसका मतलब सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ से बचेगा माइनस का डेल्टा, यहाँ बचेगा माइनस का बीटा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा माइनस का गामा, और यहाँ से बचेगा माइनस का एल्फा। अब चारों गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी का मूलों का गुणनफल निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मूलों का गुणनफल हो जाएगा, यहाँ से देखो कांस्टेंट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की घात 4, यहाँ से 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ से k अपॉन 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो रहा है, k इज द करेक्ट आंसर। इसका कंफ्यूज करने के लिए यहाँ माइनस के लगाया है, गलती मत करिएगा। यहाँ पर 4 मूल है तो यहाँ से -1 की पावर 4 होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 करा जाएगा। यहाँ 3 मत कर देना, क्योंकि माइनस प्लस की बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर 4 रूट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो प्लस का के आएगा, माइनस का के नहीं आएगा। ये 23वां क्वेश्चन था आज का। अगला क्वेश्चन लिखा है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। ऊपर ऊपर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ऊपर सीधे होगा कोएफिशिएंट ऑफ x यानी q, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x³ q/1। तो आंसर मिलाओ सीधे q, आंसर करेक्ट हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। यूपी पीसीएस पीरियड 1997 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है x की घात 4 4x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 12x प्लस 9 के दो जोड़े समान मूल के हैं, तब मूल क्या होंगे। दो जोड़े समान है तो चारों में हमसे उससे नहीं मतलब है। मूलों का योगफल बताओ इसमें क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा, -4 आएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। तो बताओ इसमें किसका जोड़ -4 आ रहा है। इसका तो भैया 2 2 4 2 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आई है, हमको लगता है ये 2 + 2i, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ से देखो 2 2 कट गया, -2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 2 हो गया, और ये -6, ये -4 आ रहा है, और यहाँ से भी -4 आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हमारा पुटिंग मेथड कह लो या कंडीशन लगा करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। निकालने की जरूरत नहीं, इस तरह से हम हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 3x की घात 4 माइनस 10x की घात 3 प्लस 4x² माइनस 6 बराबर 0 लिखा है। तो चारों में कौन सा होगा, चारों में कौन सा होगा यानी आंसर। तो देखो एक तो इन्होंने दे दिया है 1 + i√3/2 ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये अगर लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट जहां पर होगा वो आंसर होगा, जहां नहीं होगा तो आंसर होगा ही नहीं। तो देखो एक तो दिखा, देखो यहाँ 1 - i√3/2 और 1 - i√3/2, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। यहां पर नहीं, इसका मतलब हमारा ए और सी खत्म हो गया, तो हमारे बी और डी आंसर बचे ना। तो अब आप सोचो जरा क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक काम ये करो ना कि एक चीज ये बताओ हमको, यहां से बोलो इन सबका जोड़ कर लें। इन सबका जोड़ क्या आएगा बोलो, मूलों का योगफल क्या आएगा। यहाँ से मूलों का योगफल क्या आएगा, मूलों का योगफल आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x³ अपॉन x⁴ यानी 10/3 आएगा। क्या आएगा, 10/3। अब देखो दोनों में किसका जोड़ 10/3 आ रहा है, किसका जोड़ 10/3 आ रहा है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 1/2 1/2 1 आ जाएगा। देखो दोनों में, इन दोनों, देखो इसके साथ ये जोड़ोगे तो 1/2 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 आ रहा है, बस अंतर इतना, इधर क्या आ रहा है, देखो 3 × 9 है ना हो रहा है 3 × 9 और 9 में 2 गया 7 है ना। तो यहाँ 7/3 और इधर 1 बच रहा है, तो 10/3 हमारा डी आंसर करेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इतना समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन को कैसे किया। इसको अगर जोड़ेंगे इसके साथ 1 + i√3/2 1 - i√3/2, तो ये √3 कट जाएगा, ये 1 1 1 आ जाएगा, 2 यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2/3 3 × 9 और 9 2 11/3, तो ये 10/3 आएगा नहीं। तो आंसर सीधे हमारा खत्म हो चुका है। इसको आप चेक करना चाहो कर लो, 1 + 2/3 माइनस का 2/3 ठीक है, और ये प्लस का 3, ये हो गया 4 माइनस का 2/3 4 3 12 माइनस 2/3 आ गया 10/3। आंसर मैच कर रहा है ना। तो क्वेश्चन को करना कैसे है यही चीज सीखना है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उसमें घूमने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे। यूपी पीसीएस पीरियड 2006 का क्वेश्चन था, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां।
यहाँ क्या लिखा, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर क्यूब। तो सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक है, वो बराबर है सम ऑफ देयर क्यूब, यानी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के बराबर। ये तो दे रखा हुआ है। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है सम ऑफ देयर क्यूब, यानी यहाँ पर हम इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये लिखेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का a भी लिख देंगे, और ये दोनों काट देंगे भैया, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा ये क्या लिखा हो, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा। इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो या वैल्यू रख दो, 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, क्या आ जाएगी माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस का बोलो 3 अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए, यहाँ सी बाई ए कर दो। क्लियर है। अब यहाँ से ए स्क्वायर से गुणा कर दो, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर से हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3ac, मिलाओ आंसर 3ac बराबर, ये देखो 3ac इधर ले आओ, 3ac बराबर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 3ac बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधे आंसर हमारा सी आंसर दिख रहा है। देखो एक तो 3ac हमारा यहाँ दिख रहा था और यहाँ दिख रहा था, हमारा डी और ए खत्म हो चुका था, तो हमें 3ac निकाल करके वैल्यू चेक कर लेना था क्या आ रही है। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना, आंसर हमारा सी ही करेक्ट होगा। ये 27वां क्वेश्चन था, ठीक है, ये पीसीएस लेवल का था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण है। ये तो देखो हमारा 3 चरों में है, तो हमारा ए नहीं हो सकता है। इसको खोलोगे तो ये 2 घात बन जाएगा, तो रैखिक है ही नहीं। इसको गुणा करोगे तो ये भी 2 घात बन जाएगा। ये हमारा रैखिक समीकरण 2 चरों में है, क्योंकि x और y दोनों की घात 1 है और चर भी हमारे 2 है, तो यही आंसर DSSB 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए अगला लिखा, बहुपद x अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता है। तो x अक्ष को प्रतिच्छेदित करने का मतलब है इसका हल निकालना। तो इसको हल निकालने के लिए यहाँ से कॉमन करो भैया x स्क्वायर, तो x माइनस 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा x बराबर 1 निकलेगा, इस वाले फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से। इससे तो हल निकलेगा क्योंकि इससे इमेजिनरी रूट आ जाएंगे। तो यहाँ पर रियल जो सोल्यूशन निकल रहा है 1 ही निकल रहा है। तो x अक्ष को काटने वाला जो बिंदु होता वही होता जहां पर हमारा इसका जीरोज होता, जो इसका हल होगा इस समीकरण का वही इसका रूट जाकर के बनेगा। यानी अगर हम आपसे पूछें x अक्ष का कौन सा बिंदु होगा जहां इंटरसेक्ट करेगा, तो वो होगा 1,0। तो यानी कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट से कितना मिल रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1, केवल एक ही बिंदु मिल रहा है जहां पर ये कर्व x अक्ष को इंटरसेक्ट करेगा। ये DSSB 23 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए अगला अंतिम क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 लिखा है, समीकरण का वास्तविक मूल है। तो एक चीज आपको पता है कि जो 9 का फैक्टर होगा वही हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, 9 का गुणनखंड करते हैं और प्लस माइनस ढूंढते हैं, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9, तो यही तो होगा इसमें। तो इसमें कौन कौन सा नहीं हो सकते हैं, एक तो 6 नहीं हो सकता है, 6 के बारे में मत सोचो, -6 के बारे में मत सोचो, -9 और -3 के बारे में सोचो। तो सबसे पहले छोटे शुरुआत करो, तो -3 रखोगे तो यहाँ -9 और यहाँ ये प्लस का 9 और ये कर देंगे तो 6 3 18 है ना, और ये 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, माइनस का 27। अब 18 9 कितना हो जाता है 27 और ये माइनस का 27 कट के भैया 0 आंसर आ गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, इसका वास्तविक मूल -3 आ गया। तो क्वेश्चन को कैसे करना था वो हमने बताया, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर आपको आज लगभग 30 क्वेश्चन फिर से हमने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने बताया है। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में हमने बताया। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर होती है, लेकिन आपको चीजें समझना है। हर क्वेश्चन पे हमने देखिए अप्रोच बताई है, क्वेश्चन को कैसे करना है, समय बचाना है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यूज, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसे हो, है ना, तो बाकी लगभग क्वेश्चन में हमने प्रोसेस यूज किया, शॉर्टकट बताने की कोशिश किया, कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन को हल करना है और क्या उसके पीछे की थ्योरी होती है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बस आपसे उम्मीद है इस चैनल को ज्यादा ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा ज्यादा तक लोग हमसे जुड़ सकें, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।